Hello everyone. So in this video we will continue our discussion with the topic Necrobacillosis. So without any further ado, let's get started. So after that, death is likely to occur from the toxemia or the obstruction to the respiratory passages. Simply काफ डिप्थीरिया के केस में जो डेथ है कैटल्स की वो दो रीजंस की वजह से हो सकती है। अगर उनके रेस्पिरेटरी पैसेजेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसकी वजह से वो ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। And another reason of the death of the particular cattle can be the toxemia. Toxemia में क्या होता है, जो भी कैटल सफर कर रहे हैं विद द कैटल डिप्थीरिया इन्फेक्शन, वहां पे उनके ब्लड सर्कुलेशन में टॉक्सिक सब्सटेंस डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से फाइनली एनिमल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन, स्प्रेड टू द लंग्स में कॉज एज सुपरेटिव ब्रोंकोनिमोनिया। अभी जो काफ डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है जिसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, ये लंग्स तक भी स्प्रेड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सुपरेटिव ब्रोंकोनिमोनिया कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर सफरिंग कैटल। ठीक है, moving on, we will discuss about the lesions that you will observe in the cattle suffering with the calf diphtheria. Grossly, the lesions appear as large, raised, well-defined plaques of the yellow-grey adherent necrotic tissue surrounded by a zone of hyperemia. Once the necrotic tissue slugs, large ulcers over the granulation tissue become visible. Microscopically, the lesions consist of a superficial pseudomembrane composed of a homogeneous mass of eosinophilic coagulated protein surrounded by a zone of the hyperemic granulation tissues containing the neutrophils, macrophages, lymphocytes and plasma cells. The long filamentous organisms are found at the interface between the necrotic and the viable tissue. The calves may also develop the necrotic lesion in the other portion of the alimentary tract. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the lesions that you will see in the animal suffering with the calf diphtheria. Grossly, the lesions appear as large, raised, well-defined plaques of the yellow-grey adherent necrotic tissue, that is diphtheric membrane, surrounded by a zone of the hyperemia. So देखो भाई, जो भी कैटल काफ डिप्थीरिया से सफर कर रहे होंगे वहां पे आपको ग्रॉसली लार्ज रेज्ड वेल डिफाइंड प्लेक्स देखने के लिए मिलेंगे of adherent necrotic tissue which will form the diphtheric membrane, which is a false diphtheric membrane, and it will be surrounded by a zone of a hyperemia. Simply क्या है, मान लो कि ये necrotic tissues है। अब जो भी कैटल सफर कर रहा होगा काफ डिप्थीरिया से, वहां पे नेक्रोटिक टिश्यूज के आपको प्लेक्स देखने के लिए मिलेंगे, एक एब्नॉर्मल पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज है इट विल बी रेज्ड एंड लार्ज इन साइज। ठीक है, ये सरफेस से थोड़े से उठे हुए होंगे और उनका साइज काफी बड़ा होगा। ठीक है, एंड ये जब देखो यहाँ पे सारे नेक्रोटिक टिश्यू एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, सो इट विल गिव अ फाल्स मेम्ब्रेन अपीयरेंस जिसको हम डिप्थेरिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डिप्थेरिक मेम्ब्रेन का रीजन है जिसके अंदर नेक्रोटिक टिश्यूज है, इसका कलर होता है येलो ग्रे। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपको एक जोन दिखाई देगा ऑफ हाइपरमिया। इसका मतलब क्या हुआ, चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी जिसकी वजह से आपको इनके चारों तरफ एक रेड रेड रीजन देखने के लिए मिलेगा ऑफ दिस डिप्थेरिक मेम्ब्रेन, और यू कैन से द प्लेक्स ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, once the necrotic tissue slugs, the large ulcers over the granulation tissue become visible. So देखो भाई, अब ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज थे जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और एक फॉल्स मेम्ब्रेन जिसको हम डिप्थेरिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसका अपीयरेंस दे रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज थे ये स्लग ऑफ हो जाएंगे, लाइव टिश्यूज से अलग हो जाएंगे, तब आपको वहां पे लार्ज अल्सर्स देखने के लिए मिलेंगे ओवर द ग्रेनुलेशन टिश्यूज इन द सफरिंग कैटल। ठीक है, in the case of the microscopic lesion, the lesion consists of a superficial pseudomembrane composed of a homogeneous mass of eosinophilic coagulated proteins surrounded by a zone of a hyperemic granulation tissue containing the neutrophil, macrophages, lymphocytes and plasma cells. देखो, अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो ऑफ द लीशन इन द केस ऑफ द काफ डिप्थीरिया, तो आपको एक सुपरफिशियल सूडो मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी जो कि होमोजेनस मास ऑफ यूसिनोफिलिक और कोगुलेटेड प्रोटीन से बनी हुई होगी, और इसके चारों तरफ एक ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे और प्लाज्मा सेल्स होंगे। ठीक है,
Moving on, microscopically, you will see the long filamentous organism that is at the interface between the necrotic and the viable tissue. Simply, ये जो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम है, that is the causative agent of the काफ डिप्थीरिया, ये आपको नेक्रोटिक और वायबल टिश्यू के इंटरफेस पे देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ नेक्रोटिक टिश्यू होंगे और एक तरफ लाइव टिश्यू होंगे, और इसके इंटरफेस पे ही आपको फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेगा व्हेन यू विल गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द लीशंस। ठीक है, द कास्ट में बी डेवलप necrotic lesions in the portions of the alimentary tract also. Simply क्या है, जो भी कैटल सफर कर रहे होंगे विद द काफ डिप्थीरिया, ठीक है, उसमें उन पर्टिकुलर एनिमल्स में जो नेक्रोटिक लीशंस है, नेक्रोसिस है टिश्यूज की, वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के काफी ज्यादा पोर्शन में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, this is the gross lesion picture of the calf diphtheria infection, and in both the picture you can see the necrotizing tissues that are developed. So with this we have completed the topic Necrobacillosis. I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.